पहला रीजन तो 29 अक्टूबर और इसकी कंसोलिडेशन है। दूसरा अगर रीजन देखें तो 30 अक्टूबर, इससे भी बड़ा रीजन है। तो 29 अक्टूबर को उनकी मंथली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कहावत होती है, प्रॉफिट इन द बैंक इज बेटर देन प्रॉफिट इन द बुक्स। तो एक तरह से कंसोलिडेशन है। $4,000 तक गिर गया था। आपको याद होगी हाल में जो गोल्ड दौड़ा था, गोल्ड और सिल्वर, वो चाइना और यूएस की ट्रेड टेंशंस की वजह से दौड़ा था। कुछ भी कहीं होता है तो वो सीधा टैरिफ लगाने की धमकी दे देते हैं। कनाडा ने कोई वीडियो चलाया कल और परसों, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे पर और 10% टैरिफ लगाएंगे। मुझे तो डर है कहीं अपने घर में किसी ने कोई गलती कर दी तो टैरिफ लगा दूंगा, इतनी उनको टैरिफ लगाने की आदत पड़ गई है। अब इसमें जापान है, यूरोप है, जो अमेरिका के ट्रेडिशनल साथी हैं, उन्होंने भी गोल्ड बेचा। तो नेचुरल बात है, जब बिकवाली का दबाव आएगा तो थोड़ी सी कीमतें नीचे होती हैं। इधर तो मुझे लगता है ये दो ताकतें आपस में काम कर रही थी। बिकवाली थोड़ी सी हावी हुई, उसके साथ ये दो कारण जो मैंने पहले बताए वो भी हावी हुए, और आपको ये करेक्शन आती यहां से दिखाई दी है। निवेशकों को नजर रखनी चाहिए इन खबरों के ऊपर, क्योंकि सोने की कोई बैलेंस शीट तो होती नहीं है, विक्रांत। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। आज हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं वित्तीय विशेषज्ञ शरद कोहली जी। शरद जी, आपका एक बार फिर द स्वतंत्र पर बहुत बहुत स्वागत है। और दीपावली के बाद हम पहली बार जुड़ रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार विक्रांत, आपको और द स्वतंत्र के सभी दर्शकों को, फॉलोअर्स को, व्यूअर्स को मेरा अभिनंदन, और दिवाली और उसके बाद के सभी फेस्टिवल्स की शुभकामनाएं। शरद जी, आप आए हैं तो सबसे पहला सवाल तो तमाम दर्शकों के मन में भी यही होगा कि ये क्या हुआ कि पिछले एक हफ्ता 10 दिन में सोने की कीमतों में इतनी बड़ी गिरावट, करीब करीब 31,000 की चांदी में गिरावट और करीब सोने में भी 4-5 हजार की गिरावट। तो ये क्या, किस तरफ इशारा कर रही है? देखिए, ये एक स्वाभाविक करेक्शन है, और आपको याद होगा आपके चैनल पे मैंने पहले बात करी थी कि बीच बीच में करेक्शंस हाँ। आएंगी। कोई भी चीज एक ही डायरेक्शन में नहीं जाती है, उसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है। अमेरिका में 29 अक्टूबर को कॉमेक्स, जिसको हम बोलते हैं कॉमेक्स, जहां पर कमोडिटी ट्रेडिंग होती है न्यूयॉर्क में, जहां से सोने की कीमतें दुनिया भर में खुलती हैं, हम्म। तो वहां पर 29 अक्टूबर को उनकी मंथली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी है। और इतना तेज भागा था, $4,381 तक पहुंच गया था। तो लाजमी बात है, जिन लोगों ने कमाई की है वो प्रॉफिट बुक करके ले जाएंगे। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कहावत होती है, प्रॉफिट इन द बैंक इज बेटर देन प्रॉफिट इन द बुक्स। यानी कि प्रॉफिट जो आपके जेब में आ जाए वो बेटर है, खाली कागजों में जो दिखता रहे उससे कहीं बेटर होता है। तो लोग अपना प्रॉफिट बुक किया। कंसोलिडेशन भी होती है। आप भी बहुत ज्यादा अगर कहीं भाग के जाएं तो रास्ते में थोड़ा सा कुर्सी पे बैठ के, जमीन पे बैठ के, सोफे पे बैठ के आराम करते हैं। तो एक तरह से कंसोलिडेशन है। $4,000 तक गिर गया था, हम्म। उसके बाद रिकवर करके, आज जब तो वीकेंड है, सैटरडे संडे बंद होता है, रिकवर करके $4,111 पे आके खड़ा हो गया है। तो पहला रीजन तो 29 अक्टूबर और इसकी कंसोलिडेशन है। दूसरा अगर रीजन देखें तो 30 अक्टूबर, इससे भी बड़ा रीजन है। 30 को राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनपिंग साहब मिल रहे हैं, और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है, मतलब कुछ ट्रेडर्स को लगा कि शायद क्योंकि मिल रहे हैं, कुछ गलबलैयां हो जाएं, और कुछ इनका इनका कोई समझौता हो जाए। और अगर समझौता होता है तो आपको याद होगी हाल में जो गोल्ड दौड़ा था, गोल्ड और सिल्वर, वो चाइना और यूएस की ट्रेड टेंशंस की वजह से दौड़ा था। पलटवार एक दूसरे की तरफ से हो रहा था। उन्होंने रेयर मिनरल्स रोक दिए थे, 17 के करीब रेयर मिनरल्स होते हैं। इन्होंने गुस्से में आके उनके ऊपर 100% और टैरिफ लगाने की धमकी दे दी थी ट्रंप साहब ने, जो कि उनका एक बहुत बड़ा आजकल हथियार बन चुका है। कुछ भी कहीं होता है तो वो सीधा टैरिफ लगाने की धमकी दे देते हैं। कनाडा ने कोई वीडियो चलाया कल और परसों, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे पर और 10% टैरिफ लगाएंगे। तो उनको एक टैरिफ ऐसा हथियार मिल गया है कि किसी ने कोई गलती करी तो उस पे टैरिफ ठोक दो उठा के। मुझे तो डर है कहीं अपने घर में किसी ने कोई गलती कर तो टैरिफ लगा दूंगा, इतनी उनको टैरिफ लगाने की आदत पड़ गई है। खैर, तो उन्होंने धमकी दे दी थी। तो इस कारण से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जियो इकोनॉमिक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता बढ़ गई थी कि ये दो सबसे बड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं अगर इस प्रकार आर्थिक रूप से झगड़ा कर बैठेंगी, कोल्ड वॉर छिड़ जाएगा, तो ये तो बहुत बड़ा रिपलिंग इफेक्ट होगा, इसका कैस्केडिंग इफेक्ट होगा। क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, चीन दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इस वजह से चिंता थी, तो गोल्ड एकदम से भागने लगा था। गोल्ड को, सिल्वर को आपको पता ही है, हमने पहले बात की है, अनिश्चितता पसंद है, अशांति पसंद है। कीमतें जब ऊपर जाती हैं, जब ये सब होता है तो वर्ल्ड पीस जब हिलती है,
या आर्थिक रूप से जब हिलता है तो ये दोनों चीजें ऊपर जाने लगती हैं। अब जब इनका समझौता होने की एक हल्की सी उम्मीद दिखाई दे रही है, मलेशिया में आसियान समिट हो रहा है, वहां पर ये दोनों 30 तारीख को बृहस्पतिवार को मिलने जा रहे हैं। तो इस उम्मीद में कि शायद ये हो जाए, कीमतें थोड़ी सी कूल डाउन हुई, हो सकता है अगर हो गया कुछ, कोई डील हो जाती है तो थोड़ा सा और यहाँ से आपको करेक्शन आता दिख सकता है। परंतु अगर नहीं होती तो ये वापस फिर अपनी चाल पकड़ लेगा। और तीसरा एक और कारण था कि अमेरिका में एक लॉबी है। जब ये दौड़ा था तो आपको याद होगा, हमने भी और भी कई लोगों ने इस पे चर्चा करी कि ये यूएस डॉलर को रिप्लेस कर सकता है। यूएस डॉलर कमजोर पड़ रहा है ट्रम्प साहब की आर्थिक नीतियों की वजह से। डॉलर की कमजोरी, अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था की कमजोरी नजर आ रही थी। तो डॉलर का दबदबा, डॉलर की दादागिरी, डॉलर का वर्चस्व खतरे में नजर आ रहा था। तो गोल्ड को एक एक विकल्प की तरह वैल्यू मेजर में देखा जा रहा था दुनिया भर में। और इसीलिए दुनिया भर की जो सेंट्रल बैंक्स है वो अमेरिकन ट्रेजरी में जो उनका निवेश है उसको बेच रहे थे, उसको बेच के गोल्ड में लगा रहे थे। तो अमेरिका को कुछ लॉबी है वहां पर, उनको खतरा हो गया कि ये तो हमारा जो डॉलर है ये तो इसका क्या होगा। तो उन्होंने, एक लॉबी ने वहां पर गोल्ड को बेचना शुरू किया और गोल्ड की कीमत को नीचे लाने की कोशिश करी। इसमें जापान है, यूरोप है, जो अमेरिका के ट्रेडिशनल साथी हैं, उन्होंने भी गोल्ड बेचा। तो नेचुरल बात है, जब बिकवाली का दबाव आएगा तो थोड़ी सी कीमतें नीचे होती हैं। इधर चीन की तरफ से उल्टा किया गया, चीन की तरफ से गोल्ड में खरीदारी, गोल्ड सिल्वर में लगातार खरीदारी की जा रही है। तो मुझे लगता है ये दो ताकतें आपस में काम कर रही थी, बिकवाली थोड़ी सी हावी हुई, उसके साथ ये दो कारण जो मैंने पहले बताए वो भी हावी हुए, और आपको ये करेक्शन आती यहाँ से दिखाई दी है, जो मुझे लगता है कि 29-30 अक्टूबर तक ये मामला थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा। गोल्ड में थोड़ी सी आपको प्रेशर गोल्ड सिल्वर में दिख सकता है, क्योंकि वो जब तक ये फैसला नहीं हो जाता कि ये डील होती है कि नहीं होती है, तब तक के लिए गोल्ड सिल्वर में थोड़ी सी जो अनिश्चितता बन गई है कि किस डायरेक्शन जाए, इधर जाए उधर जाए, वो बनी रहेगी विक्रांत। बिल्कुल सर, यही मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि जो मिडिल क्लास इन्वेस्टर है या जो सेविंग के रूप में देखता है, तो वो बड़ा आजकल घबराया हुआ है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि 10 दिनों के अंदर 30-31 हजार चांदी गिरना और 7-8 दिनों के अंदर सोने में 9-10 हजार रुपए की गिरावट होना, उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये करेक्शन है या डिप जाएगा। कब इन्वेस्ट करूं, कब खरीदूं दोबारा। अब क्योंकि दिवाली वाला फेस्टिव सीजन निकला है, शादियों का शुरू हो गया, जब लोग एक एक दिन का इंतजार कर रहे हैं कि आज खरीदें कि कल खरीदें कि परसों खरीदें, तो इस तरह की कंफ्यूजन ये इसके बाद ही पूरा क्लियर हो पाएगा जो आसियान मीट हो रही है। जी हाँ, वैसे तो निवेश का निर्णय विक्रांत, जितने भी आपके फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको अपने वित्तीय सलाहकार से पूछकर और सारा कुछ जानकर लेना चाहिए। हम लोग यहाँ इस चैनल पे भी कोई निवेश की सलाह नहीं देते, हम एक एनालिसिस करते हैं कि क्या पोजीशन है। आप अपने आर्थिक सलाहकार से या वित्तीय सलाहकार से पूछ के लीजिए। परंतु अंडरटोन जो गोल्ड की है वो अभी भी बुलिश दिखाई दे रही है, अंडरटोन ऊपर की तरफ है। क्योंकि बाकी के जो कारण है, जियो इकोनॉमिक, जो ट्रम्प साहब का टैरिफ वॉर है, टैरिफ दुनिया भर पे लगाया, वो बदस्तूर जारी है। रशिया यूक्रेन का युद्ध बहुत घमासान हुआ। कल रात को भी रशिया ने कीव के ऊपर बड़ा भारी हमला किया, यूक्रेन ने उनके ऊपर बड़ा भारी एक हमला किया है। तो वो युद्ध, अब कुछ यूके ने कुछ मिसाइल्स दी हैं, वो मिसाइल्स चलाई गई हैं। तो वो युद्ध इस समय बहुत तेज भड़का हुआ है, घमासान हो चुका है, वो बना हुआ है, टैरिफ की टेंशन बनी हुई है। उसके अलावा बाकी आप देखें तो यूएस वेनिजुएला के ऊपर अटैक की तैयारी कर रहा है, एक दो उनकी बोट्स उड़ा भी दी हैं। तो बाकी के फैक्टर्स बने हुए हैं, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता नहीं कि गोल्ड यहाँ से बहुत ज्यादा करेक्शन करेगा। हालांकि ये सब डिपेंड करेगा 30 तारीख को क्या होता है। तो निवेशकों की जहां तक बात है, मैं समझता हूँ कि निवेशकों को नजर रखनी चाहिए इन खबरों के ऊपर, क्योंकि सोने की कोई बैलेंस शीट तो होती नहीं है विक्रांत, बिल्कुल। जिसको देख के हम स्टडी कर लें कि इस कंपनी ने कितना प्रॉफिट बनाया तो आगे इसका शेयर कितना चलेगा, इसकी पीई रेशियो कितनी है, इसकी बुक वैल्यू कितनी है, ये सब तो होता नहीं है। गोल्ड तो डिमांड और सप्लाई पर चलता है, और डिमांड और सप्लाई इन खबरों के ऊपर चलती है, बड़ी सीधी सी बात है। तो निवेशकों को मैं सलाह दूंगा कि जिस प्रकार विक्रांत आपके लिए समय समय पर गोल्ड सिल्वर के बारे में जानकारी लेते आते हैं, तो आप स्वतंत्र को देखते रहिए। आपको जो खबरें हैं, खबरों के आधार पर ही एक एनालिसिस किया जा सकता है, या फिर कोई बहुत ही उच्च कोटि का ज्योतिषी है
वो इसकी भविष्यवाणी कर सकता है। उच्च कोटि का, मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में कह रहा हूँ, क्योंकि हाँ। आजकल मुझे चारों तरफ ज्योतिषी जो है भविष्यवाणी हर प्रकार की करते दिखते हैं। कुछ भी भविष्यवाणी कर देते हैं, आगे आपको अगले मिनट छींक आएगी कि नहीं, ये तक भविष्यवाणी कर देते हैं। तो इसलिए आपका न्यूज का एनालिसिस और जो फैक्टर्स गोल्ड और सिल्वर को ऊपर और नीचे ले जाते हैं, उन फैक्टर्स का, अब उसका कई बार हम उसका उसका हम चिंतन कर चुके हैं, कई बार लिस्ट बना चुके हैं इन फैक्टर्स को। आप पिछले वीडियोस आपके चैनल पे भी उठा के हम देखें तो उनकी बकायदा लिस्ट मिलेगी। उन फैक्टर्स पे आप नजर रखें। फिलहाल जो बड़ा इवेंट है, मैंने आपको ये बताया है। पर लॉन्ग टर्म में जैसा मैंने पहले बताया था कि लंबी अवधि के निवेशक के लिए कोई भी समय सही समय है निवेश करने का। अगर आप लंबे पीरियड के ले रहे हैं, 2 साल से 5 साल के ले रहे हैं, तो आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। थोड़ा थोड़ा करके लीजिए, जब जब करेक्शन आए तब लीजिए। जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं ना विक्रांत, जो लोग हाँ। निवेशक बन के आए थे, ट्रेडर्स बन के, उनके लिए मैं कोई सलाह या कोई एनालिसिस नहीं देना पाऊंगा, क्योंकि वो उसमें फिर हम सट्टेबाजी के ऊपर हम हाँ। एनालिसिस नहीं करेंगे कि आपने 1,15,000 का लिया, एक लाख हाँ, बीस हजार का बेच दिया, 1,25,000 का लिया, 1,35,000 का बेच दिया। बिल्कुल। अब अब ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने 1,35 पे भी ले लिया होगा। हम्म। अब ये 1,22,25 के बीच में खड़ा है, हाँ। तो वो तो सिर पकड़ के बैठ गए होंगे। तो इसलिए मेरी सलाह सबको ये है कि ये करेक्शंस आती रहेंगी। बहुत कठिन होता है ये पता लगाना कि क्या मिनिमम लेवल है, बॉटम लेवल है। थोड़ा थोड़ा करके आप लंबे समय तक लगाइए। और सोना चांदी की सप्लाई लिमिटेड है। सोना चांदी के बाकी के जो फैक्टर्स हैं, वो सोने चांदी की प्राइस उठने के फेवर में बने हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में इसकी डिमांड बनी रहेगी। और ये एक यूएस डॉलर कमजोरी जो की तरफ मुझे जाता दिख रहा है। ट्रम्प साहब की जिस प्रकार से व्यवहार रहता है, जिस प्रकार से नीतियां रहती हैं, जिस प्रकार से वो कई दफे डिसीजंस लेते हैं, उससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था, उनकी अप्रूवल रेटिंग भी गिर रही है वहां पर। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऊपर की तरफ है। सर, ये पिछले दिनों जब दिवाली और धनतेरस से पहले हम लोग कूचा महाजनी और बाकी बड़ी मार्केट में गए थे, तो वहां पर चांदी बहुत प्रीमियम पर बिक रही थी। दिवाली पर प्रीमियम होता है, लेकिन इस बार थोड़ा ज्यादा हो गया था। तो उस समय वहां पर व्यापारी तमाम ये कह रहे थे कि अभी आप चांदी मत खरीदिए, नुकसान हो जाएगा, प्रीमियम को नीचे जाना है, आप थोड़ा वेट कर लीजिए। लेकिन बावजूद इसके जनता मान नहीं रही थी, उस दौरान भी खरीद रही थी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप अभी भी चांदी को एक अच्छा बेहतर निवेश अगर लॉन्ग रन के लिए देखा जाए, तो उसे मानते हैं कि वो लॉन्ग रन में ठीक निवेश रहेगा? देखिए, लॉन्ग रन में तो मैंने जैसा कहा कि सोना भी और चांदी भी दोनों ही लॉन्ग रन में बुलिश हैं। हम्म। और जहां तक बात जिन लोगों ने प्रीमियम पे लिया, अभी प्रीमियम थोड़ा कम हो गया, आपकी हाँ जानकारी के लिए बता दूं, आप जी, बात अब तो। करेंगे हाँ। जो लोग जो जो कूचा महाजनी में जो डीलर्स हैं, हाँ। उनके पास प्रीमियम कम हो गया। वो जो गैप था स्पॉट में हाँ। और इसमें एमसीएक्स में भी, हाँ। वो भी कम हो गया है। वो प्रीमियम इसलिए था कि जब सब लोग एक तरफ दौड़ेंगे तो लाजमी बात है सप्लायर फिर उसका हाँ। फायदा उठाते हैं। अब तो हम आपको 25,000 महंगा देंगे, 30,000 महंगा देंगे। और जब थोड़ी सी डिमांड, लोगों का जोश ठंडा हो जाता है, तो प्रीमियम भी उसी प्रकार चला जाता है। हम्म। तो लॉन्ग टर्म में तो बुलिश है। सिल्वर थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल रहता है चांदी, क्योंकि चांदी की वॉल्यूम ज्यादा होती है, क्योंकि वो किलो के हिसाब से चलता हाँ। है। गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड जो है वो 10 ग्राम के हिसाब से या 100 ग्राम के हिसाब से ट्रेडिंग की जाती है। जबकि सिल्वर, क्योंकि कीमत 1.5 लाख रुपए के आसपास है, तो वो किलो के हिसाब से चलता है। तो हाँ। क्या होता है, जब किसी चीज में ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो जाता है तो उसकी वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। बिल्कुल सोना चांदी, देखिए मैं तो, अगर सोना भाई है, बड़ा भाई है, तो सोने को पुलिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो चांदी छोटी बहन है। अब कहते हैं चांदी हाँ। खरीदी, चांदी खरीदा नहीं कहते हैं। हाँ, तो खरीदी। एक बड़ा भाई है, एक छोटी बहन है। जनरली दोनों साथ साथ चलते हैं। कभी छोटी बहना आगे निकल जाती हैं, भाई साहब पीछे रह जाते हैं। कभी उल्टा हो जाता है, भाई साहब आगे आगे दौड़ने लगते हैं, बहना पीछे रह जाती है। लॉन्ग टर्म में तो दोनों साथ ही चलते हैं, बिछड़ते नहीं एक दूसरे से। हाँ, कभी कभी आपको रफ्तार जो है ऊपर नीचे दिखाई देती है। तो दोनों आप प्रेशस मेटल्स को एक ही दृष्टिकोण से देखें। हालांकि चांदी का थोड़ा सा जो इंडस्ट्रियल यूज है वो ज्यादा है। हम्म। सोलर बैटरीज में, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में वो यूज होता है, इसलिए उसकी डिमांड बनी रहती है। चांदी की थोड़ी सी शॉर्टेज भी ज्यादा है। हम्म। आपको पहले भी मैंने बताया था, 9 9 मिनट में जो चांदी खान करी जाती है वो 6 मिनट में कंज्यूम हो जाती है। तो उसकी शॉर्टेज तो है। और जिस प्रकार से चीन ने पीछे, चाइना ने पीछे चांदी को होल्ड किया है, इकट्ठा किया है, उससे लग रहा है कि शॉर्टेज और आएगी। तो जो चांदी में थोड़ी सी, अगर मैं सीधी बात करूं, थोड़ी सी सट्टेबाजी भी ज्यादा है विक्रांत। हाँ। इसीलिए आपको चांदी में प्रीमियम भी ज्यादा दिखाई दे रहा था। परंतु लॉन्ग टर्म में, हम फिर लॉन्ग टर्म पे आ जाते हैं। हाँ। लॉन्ग टर्म में दोनों साथ साथ ही एक रेशियो दोनों का रहता है, प्रो राटा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, वो बना रहता है।
सर ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया और यूएस की ट्रेड डील भी फाइनलाइज होने वाली है अगले कुछ दिनों में, तो उसका भी असर कुछ सोने और चांदी इस पर पड़ेगा? पड़ सकता है, थोड़ा बहुत तो असर दिख सकता है, पर उतना नहीं, क्योंकि भारत यूएस का कोई उतना बड़ा हाँ। ट्रेड पार्टनर नहीं है। अ, चाइना और अमेरिका को देखें तो 688 बिलियन डॉलर का बायलेटरल ट्रेड है, वो बहुत बड़ा है। कनाडा उनका कनाडा और मेक्सिको दो सबसे बड़े हैं, उसके बाद चीन आता है, तीन सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स हैं। भारत भारत के लिहाज से तो अमेरिका एक बड़ा ट्रेड पार्टनर है, पर अमेरिका के लिहाज से उतना ज्यादा बड़ा ट्रेड पार्टनर नहीं है। हम्म। थोड़ा बहुत आपको सेंटीमेंट पर असर दिख सकता है अगर डील होती है तो, परंतु इतना बड़ा उस पे इम्पैक्ट शायद ना हो, थोड़ा बहुत असर दिखाई दे सकता है। चलिए सर, आप हमारे साथ जुड़े, मुझे पता है कि आज आप रविवार का दिन है और बहुत व्यस्त भी हैं, कहीं आपको निकलना है, तो आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।